गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग शिवानी, गुड मॉर्निंग प्रियांशु। सो एक्सक्रीशन हम कर रहे थे, ठीक है। एक्सक्रीशन स्टार्ट किया था मैंने। मैंने मेनली बताया था कि होम्योस्टासिस, या फिर हम लोग कहते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म इंटरनल बॉडी कंडीशंस को मेंटेन कर सकते हैं, उस फेनोमेनन को हम लोग होम्योस्टासिस कहते हैं। एक टर्म है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन एक टर्म है, लिखिएगा ऑस्मो रेगुलेशन। देखिए, ऑस्मो रेगुलेशन मेनली हम कहते हैं वाटर एंड सॉल्ट के मूवमेंट को कंट्रोल करना, चाहे इनसाइड या फिर आउटसाइड बॉडी। इसी चीज को हम लोग ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं, ठीक है। तो ऑस्मो रेगुलेशन मेनली हम कह रहे हैं कि वाटर मूवमेंट्स को या सॉल्यूट मूवमेंट्स को, ठीक है, हम लिख सकते हैं द रेगुलेशन ऑफ solute movement, the regulation of solute movement, and hence water movement is called osmoregulation. अब ऑस्मो रेगुलेशन के हिसाब से ऑर्गेनिज्म दो तरह का होता है, ठीक है। ऑस्मो रेगुलेशन के हिसाब से, नहीं ये न्यू चैप्टर नहीं, एक्सक्रीशन है, न्यू चैप्टर है। कल स्टार्ट किए थे ना, ह्यूमन आर्ट खत्म हो गया ना। अब ऑस्मो रेगुलेशन के हिसाब से एनिमल्स दो तरह का होता है, ठीक है। हम लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन एनिमल्स आर ऑफ टू टाइप्स। एनिमल्स आर ऑफ टू टाइप्स। हो गया। देखिए, सबसे पहला है जिसे हम लोग ऑस्मो कॉन्फॉर्मर्स कहते हैं। कॉन्फॉर्मर कहने का मतलब होता है कॉन्फॉर्म कर जाना। कॉन्फॉर्म का मतलब होता है कि अपने सराउंडिंग के हिसाब से ढल जाना, ठीक है। तो ये जो एनिमल्स होते हैं वो अपने इंटरनल बॉडी कंसंट्रेशन को या ऑस्मो रेगुलेशन, हम कह सकते हैं ऑस्मोलैरिटी को, बाहर के सराउंडिंग ऑस्मोलैरिटी के हिसाब से क्या हो जाते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो इन्हें फिर दिक्कत नहीं होती है। तो इस सर तरह थोड़ा साइड हो जाइए। इस तरह के और एनिमल्स को ऑस्मो कॉन्फॉर्मर्स कहते हैं। कॉन्फॉर्मर्स का सिंपल मतलब होता है कि बाहर के सराउंडिंग के हिसाब से अपने आप को ढाल लेना। ओके। सबसे पहला इसमें हो गया फर्स्ट ऑस्मो कॉन्फॉर्मर्स। ऑस्मो कॉन्फॉर्मर्स ऑस्मो कॉन्फॉर्मर्स हम लोग क्या किसको रहे कि वैसे एनिमल्स जो कि एक्टिवली कंट्रोल ही नहीं कर सकते हैं सॉल्यूट वाटर मूवमेंट को, वो क्या करते हैं, क्योंकि वो मूवमेंट नहीं हो पाए, वो मर ना जाए, इसी वजह से वो उसी इन्वायरमेंट के ही हिसाब से क्या करते हैं, अपने ऑस्मोलैरिटी को चेंज कर लेते हैं। लिखिएगा दीज एनिमल्स कैन नॉट
these animals cannot actively control the osmotic conditions of their body fluid, their body fluid, their body fluid, osmotic conditions of their body fluid. ऑफ दिस, मतलब ये करने के बजाय कि हाँ मेंटेन करे, वो कंट्रोल करे, ये करेगा क्या? अडेप्ट कर लेगा सराउंडिंग इन्वायरमेंट का। दे अडेप्ट द osmolarity, they adapt the osmolarity according to the surrounding, according to the surrounding. एग्जाम्पल क्या हो गए? जितने भी मरीन इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, ठीक है, और कुछ फ्रेश वाटर इनवर्टिब्रेट्स, मेनली ये ऑस्मो कन्फॉर्मर वाला चीज है, इनवर्टिब्रेट्स में हम लोग को देखने को मिलता है। एक वर्टिब्रेट में हैग फिश ही है, जो कि एक मराइन साइक्लोस्टोम है, जो हम लोग साइक्लोस्टोम्स पहले पढ़े थे। साइक्लोस्टोम्स के केस में पाइसेस से पहले था साइक्लोस्टोम्स। तो साइक्लोस्टोम्स के केस में क्या होता है कि हमको देखने को मिलता है कि वो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स होते हैं। ऑल मरीन invertebrates and some fresh water invertebrates, some freshwater invertebrates। वर्टिब्रेट्स के केस में क्या हो जाएगा? हैगफिश या मैगजीन जिसे हम लोग कहते हैं। और सेकंड एग्जांपल हो जाएगा हैग फिश। यह है क्या? साइक्लोस्टोम। यह क्या? मरीन वर्टिब्रेट है, वर्टिब्रेट, ठीक है। मेनली मरीन में देखते हैं हम लोग ऑस्मो रेगुलेशन, सॉरी ऑस्मो कन्फॉर्मेशन। तो ये जो है ऑर्गेनिजम्स अपने इंटरनल फ्लूइड के मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते, ये अडेप्ट कर जाते हैं सराउंडिंग के हिसाब से। दूसरा इसमें क्या होगा? ऑस्मो रेगुलेटर्स, जो अपने इंटरनल कंडीशंस को या इंटरनल बॉडी फ्लूइड्स के मूवमेंट को क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग लेखिका। हो गया? नेक्स्ट है ऑस्मो रेगुलेटर। सेकेंड लिखेंगे ऑस्मो रेगुलेटर्स।
ऑस्मो रेगुलेटर्स। लिख सकते हैं हम लोग, दीज एनिमल्स कैन मेंटेन देयर इंटरनल osmolarity 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 different from their surrounding different from their surrounding environment। अब क्योंकि इसको मेंटेन करना है तो जाहिर सी बात है इसमें क्या लगेगा, इन दिस एनर्जी इज नीडेड, एनर्जी इज नीडेड। ये किस में हमको देखने को मिलता है, ज्यादातर वर्टिब्रेट्स में, मोस्ट वर्टिब्रेट्स। हो गया। देखिए इसके बाद से हम लोगों को ये देखना है कि फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में रहने के कारण क्या कोई ऑर्गेनिज्म को क्या क्या फेस करना पड़ता है, या फ्रेश वाटर मान लो कोई फ्रेश वाटर में है तो उसको क्या दिक्कत आता है कि वो आराम से रह सकता है। दूसरा चीज, क्या कोई ऑर्गेनिज्म मरीन वाटर में है तो क्या उसको सिचुएशंस फेस करने पड़ेंगे, क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे, उसका वो सॉल्यूशन कैसे करता है। तीसरा, अगर कोई टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहता है तो फिर उसको क्या फेस करना पड़ेगा। तो हेडिंग बना लेना, ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर में, फ्रेश वाटर में हम कहते हैं कि जो वाटर है उसकी सॉल्ट कंसंट्रेशन या सॉल्ट का अमाउंट उसमें काफी कम है, तभी तो वो फ्रेश है। तो लगभग 50 मिलीमोल पर लीटर के बराबर होता है। लेकिन ऑर्गेनिज्म का बॉडी क्या होता है, 200 टू 300 मिलीमोल पर लीटर के बराबर होता है। उतना लगभग 200 से 300 के बीच में ऑस्मोलैरिटी होती है बॉडी फ्लूइड्स की। तो हम ये देख रहे हैं कि बॉडी हमारा सराउंडिंग वाटर के हिसाब से क्या हो गया, हाइपरटोनिक हो गया। मतलब वाटर उसमें क्या है, सॉल्यूट सराउंडिंग में कम है, हमारे ही बॉडी में क्या हो गया, ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से जो सराउंडिंग वाटर है या हम जो हो गए या ऑर्गेनिज्म जो हो गया वो सराउंडिंग वाटर के हिसाब से क्या हो गया, हाइपरटोनिक हो गया। उस केस में क्या होगा, उस केस में वाटर कहाँ मूव करेगा, वाटर मूव करने लगेगा बॉडी के अंदर, क्योंकि हाइपोटोनिक मीडियम से वाटर कहाँ आएगा, हाइपरटोनिक बॉडी के अंदर आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बॉडी के अंदर पानी भरने लगा, या फिर हम कह सकते हैं कि गेन ऑफ वाटर होने लगेगा। दूसरा चीज क्या है, वाटर तो गेन हो रहा है लेकिन साथ ही साथ क्या हो रहा है, मेरे में सॉल्ट ज्यादा है पानी में कम है, तो हम मेरा जो बॉडी सॉल्ट है वो भी क्या हो जाएगा, रिलीज होके मूव करने लगेगा पानी के अंदर। तो इस चीज को रोकने के लिए वो क्या करेगा ऑर्गेनिज्म, तो सबसे पहला, बॉडी में पानी भर रहा है तो पानी वो पिएगा नहीं। ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज क्या होता है कि उनके बॉडी में स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जिसे आयनोसाइट्स कहते हैं, जो कि गिल में प्रेजेंट होते हैं, जो कि उस पानी से सॉल्ट को क्या करते हैं, इनटेक करते हैं, पानी से सॉल्ट इनटेक करते हैं, सॉल्ट को रिटेन करते हैं बॉडी में। क्यों भाई, क्योंकि सॉल्ट को बाहर निकलने की टेंडेंसी है। तो ये दो चीजें हैं, दो प्रॉब्लम्स है एंड उसका दो सॉल्यूशन है।
लिखिएगा बॉडी फ्लूइड्स ऑफ फ्रेश वाटर एनिमल्स, बॉडी फ्लूइड्स ऑफ फ्रेश वाटर एनिमल्स ब्रैकेट में ऑस्मोलैरिटी, ऑस्मोलैरिटी 200 to 300 मिली ऑस्मो पर लीटर, मिली ऑस्मो पर लीटर। आर हाइपरटोनिक, ये क्या हो गया, हाइपरटोनिक हो गया सराउंडिंग एनवायरनमेंट में, आर हाइपरटोनिक टू सराउंडिंग मीडियम, टू सराउंडिंग मीडियम, सराउंडिंग मीडियम का ऑस्मोलैरिटी काफी कम है, लगभग 50 मिली ऑस्मो पर लीटर होगा। इसके चलते ड्यू टू दिस दे फेस टू प्रॉब्लम्स, दे फेस टू प्रॉब्लम्स। कौन कौन सा वो प्रॉब्लम है? सबसे पहला क्या होगा, पानी अंदर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। दे gain water, they gain water passively due to osmotic gradient, due to osmotic gradient। दूसरा क्या होगा, क्योंकि अंदर सॉल्ट ज्यादा है तो वो सॉल्ट कहाँ होगा, बाहर मूव करेगा। सेकंड, कंटिन्यूअस लॉस ऑफ बॉडी सॉल्ट्स, बॉडी salts, continuous loss of body salts to surrounding low salt environment। ठीक है, ये दो प्रॉब्लम इसको हो रहा है। इस चीज को रोकने के लिए या इस चीज से बचने के लिए फ्रेश वाटर फिशेस दो काम कर रही हैं। क्या क्या देखते हैं। टू एनकाउंटर these problems, fresh water fishes, freshwater fishes perform following acts। फर्स्ट कर लेंगे, पहला चीज क्या होगा, पानी नॉर्मली मूव अंदर कर ही रहा है तो पानी पिएंगे ही नहीं। दे डू नॉट ड्रिंक वाटर। दूसरा चीज क्या होगा भाई, कि उसके बॉडी में, उसके गिल्स में स्पेशलाइज्ड सेल्स है जो कि रिटेन करते हैं सॉल्ट्स को।
ठीक है, स्पेशलाइज्ड cells called inocytes inocytes or chloride cells, inocytes or chloride cells are present in the gill are present in the gill membrane gill membrane of freshwater fish of freshwater fish fish। ये देखो, अब बाहरी सॉल्ट कम है, अंदर सॉल्ट ज्यादा है, तो कम से ज्यादा की ओर लाना है, तो जाहिर सी बात है वो ट्रांसपोर्टेशन कैसा होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, उसमें एनर्जी लगेगा। तो ये सेल्स एनर्जी लगा के ही क्या होते हैं, बाहर से सॉल्ट को अंदर लेते आते हैं। देखिएगा, दीज सेल्स कैन एक्टिवली import Na plus and Cl minus from surrounding water ये तो था ऑस्मो रेगुलेशन फ्रेश वाटर में। ठीक है, ये तो यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट है ऑस्मो रेगुलेशन इन मरीन इन्वायरमेंट। मरीन इन्वायरमेंट, ऑस्मो रेगुलेशन इन मरीन इन्वायरमेंट। देखिए, मरीन इन्वायरमेंट में क्या दिक्कत आ रहा है, ऑस्मोलैरिटी तो उतना ही रह गया 200 से 300, लेकिन जो मरीन इन्वायरमेंट में सॉल्ट कंसंट्रेशन बढ़ने के कारण लगभग 1000 मिली ऑस्मो पर लीटर होता है ऑस्मोलिटी वाटर का। ठीक है, लिखेंगे बॉडी फ्लूइड्स ऑफ मरीन बोनी फिशेज कितना हो गया, वही हो गया 200 to 300 मिली ऑस्मो पर लीटर is hypotonic is hypotonic to surrounding water to, हम लिख सकते हैं सराउंडिंग सी वाटर इसका 1000 मिली ऑस्मो पर लीटर होता है।
इसके कारण भी इसको प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, फुल स्टॉप। ड्यू टू दिस these animals face two problems। और ये प्रॉब्लम क्या है, अपोजिट है। वहां क्या था, पानी अंदर घुस रहा था, यहाँ पानी क्या होगा, बाहर निकलेगा। अब पानी बाहर निकलेगा तो एक्सेस पानी को निकालने के लिए लूज करेगा, तो उस वाटर लॉस को मेंटेन करने के लिए क्या होगा, मरीन फिश कंटिन्यूअस पानी पीते रहेगा। तो जब पानी अंदर पिएगा तो सॉल्ट का कंसंट्रेशन अंदर क्या हो जाएगा, बढ़ते चला जाएगा, क्योंकि पानी के साथ क्या है, उसमें सॉल्ट भी है, सॉल्ट भी अंदर आ जाता है। तो ये दो प्रॉब्लम है कि ज्यादा सॉल्ट कंसंट्रेशन हो जाएगा और पानी अंदर से बाहर मूव करेगा। या फर्स्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट हमारा हो जाएगा दे लॉस water, they lost water from the body, from the body through permeable membranes, permeable membranes or surfaces like gill membrane, oral or anal membranes। तो ये तो लॉस होगा। इस लॉस को कंपनसेट करने के चलते क्या होता है, सॉल्ट का कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर बढ़ जाता है। सेकंड, to compensate this water loss, they have to drink, they have to drink water. This drinking results, this drinking results in gain of excess salts। ठीक है, एक्सेस सॉल्ट आ गया। अब इस चीज को कंपनसेट करने के लिए या इसको ठीक करने के लिए क्या करेगा, तो सबसे पहला चीज है, जो गिल में आयनोसाइट्स है या फिर क्लोराइड सेल्स है, वो क्या करते हैं, जितने भी मोनोवैलेंट आयंस है उसको इजेक्ट आउट करते हैं। और जितने भी डाईवैलेंट, क्योंकि साइज में अंतर है ना, मोनोवैलेंट आयन साइज में छोटा होगा, इजेक्शन उसका जल्दी हो जाएगा। ठीक है, कैल्शियम वगैरह की तुलना में। तो जितने भी डाईवैलेंट आयंस है वो क्या होते हैं, वो इजेक्ट आउट होते हैं या रिमूव होते हैं फीसेस के साथ। तो दो चीज है। और पानी तो ये कंटिन्यूअस पी ही रहा है लॉस को मेंटेन करने के लिए, लेकिन पानी पीना इसके लिए हानिकारक हो जा रहा है। क्यों भाई, क्योंकि पानी पीना तो वाटर तो मेंटेन कर रहा है, लेकिन उसके साथ क्या आ जा रहा है, एक्सेस सॉल्ट आ जा रहा है। तो इसके प्रॉब्लम में है। नीचे लिखिएगा, टू एनकाउंटर these problems
marine marine fish marine fish marine fishes perform following acts. पहला क्या हो गया? The ionocytes or chloride cells, the ionocytes or chloride cells of the gill membrane eject out excess of monovalent ions. Excess of monovalent ions. ठीक है, पहला ये चीज हो गया। दूसरा क्या है भाई? तो जो भी डाइवेलेंट आयंस है वो रिमूव किए जाएंगे फीसेस के द्वारा। एक्सेस ऑफ divalent ions are removed along with feces. देखिए, इसी में कुछ जो और ऑर्गेनिजम्स होते हैं मरीन वाटर में ही रहते हैं, जैसे कि शार्क्स हो गए, रेज हो गए, जैसे इलेक्ट्रिक रेज वगैरह हो गया। तो वो सब क्या करते हैं? वो सब में हम कहते हैं कि एक तरह का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट डेवलप होता है, या वो रिटेन कर लेते हैं सॉल्ट्स को। ठीक है, जैसे कि यूरिया हो गया, या TMAO होता है, जिसे हम लोग ट्राई मिथाइल एमिनो ऑक्साइड कहते हैं। तो ये क्या हो गया? इसको रिटेन कर लेते हैं, और रिटेन करने से क्या होगा? इनका जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन घट रहा है, वो क्या होता है? बढ़ते लगता है। तो ये बढ़ा के थोड़ा सा हाइपर ऑस्मोटिक ही हो जाते हैं सी वाटर की तुलना में। ठीक है, उसमें सॉल्ट का अंदर बॉडी में कंसंट्रेशन इतना ज्यादा हो जाता है कि वो सॉल्ट सी वाटर से भी थोड़ा सा स्लाइटली हाइपर ऑस्मोटिक हो जाते हैं। स्टमक करके लिखिएगा तो इलाज्मो ब्रैंकी fishes sharks and rays reduce the osmolarity reduce the osmolarity reduce the osmolarity by raising the reduce the osmolarity challenges by raising the osmolarity of body fluids the osmolarity
of body fluids this is done by accumulation। हम लोग भी देखेंगे ना, किडनी में ऐसा नहीं कि सारे सॉल्ट को हम एक्सक्रीट और बॉडी से कर देते हैं, किडनी में कुछ रिटेन भी करते हैं ताकि ऑस्मोलिटी मेंटेन रहे। दिस इज डन बाय एक्यूमुलेशन ऑफ osmolytes like urea and trimethyl amine ऑक्साइड, इसको हम लोग शॉर्ट में TMAO कहते हैं। This makes the body fluid of shark slightly hyperosmotic to sea water। देखिए तो यहाँ तक हम 2 मिनट में आ रहे।
हाँ तो हाँ तो देखिए यहां तक हमारा हो गया ऑस्मोलिटी, ये फिशेस वाला हो गया। नेक्स्ट है ऑस्मो रेगुलेशन एंड टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट दीजिएगा ऑस्मो रेगुलेशन एंड टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। तीनों एनवायरनमेंट में हम लोगों ने देखा, दो देख चुके हैं, फ्रेश वाटर और मरीन, ठीक है। अब नेक्स्ट हमको देखना है टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के बारे में। देखिए फ्रेश जब वाटर में रहता है तो सॉल्ट लॉस होता है, लेकिन मोटा मोटी जब हम टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो मेनली यहाँ वाटर लॉस होता है, ठीक है। तो वाटर लॉस को कंपेंसेट करने के लिए क्या होता है कि हम कह सकते हैं कि ड्रिंकिंग, हम पानी पीते हैं या फिर मॉइस्ट फूड खाते हैं जिसमें वाटर कंटेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन कुछ कुछ जो वाटर लॉस को रोकने के लिए इकोलॉजी में पढ़ना है, ठीक है, कि कुछ कुछ एडेप्टेशन सर्टेन जो एनिमल्स है अडेप्ट भी किए हुए अपने आप को वाटर लॉस को रोकने के लिए। कुछ बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज होता है, कुछ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज होता है, उस हिसाब से देखिएगा। लैंड एनिमल्स कंटिन्यूअसली लैंड एनिमल्स कंटिन्यूअसली लॉस वाटर लॉस वाटर थ्रू ओरल, नेजल नेजल और रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी सरफेस थ्रू थ्रू और रेस्पिरेटरी सरफेस थ्रू ब्रीदिंग थ्रू ब्रीदिंग। 1% लॉस पे प्यास लगती है, 12% पे डेथ हो जाता है। This loss can be prevented by drinking water and eating moist food. Moist food. कुछ कुछ एनिमल्स है जो कि काफी ज्यादा एडेप्टेशन दिखाते हैं, जैसे कि डेजर्ट में कैंगेरू रैट रैट पाया जाता है। कैंगेरू रैट हम लोग कह रहे हैं कैंगेरू रैट पाया जाता है, उसका 90% जो वाटर है वो एज अ बाई प्रोडक्ट उसके बॉडी के मेटाबॉलिज्म से ही प्रोड्यूस हो जाता है, वो रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता है, तो काफी कम पानी या नहीं के बराबर पानी पीता है। दूसरा चीज, कैमल जो है वो यूरिन का प्रोडक्शन यूरिनेशन नहीं करता है जब वाटर नहीं रहता है, तो यूरिन प्रोडक्ट रिलीज ही नहीं करेगा, बल्कि जो भी सॉल्ट्स जनरेट हो रहे हैं, जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, उसको सेल्स या टिश्यूज में स्टोर करके रखता है और अपने मेटाबॉलिक वाटर पे ही डिपेंडेंट रहता है। लेकिन जब पानी उसको मिलता है तो लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर एक ही बार में पी के रिहाइड्रेट कर लेता है अपने आप को। तो कुछ एडेप्टेशंस है जिसको जानना है, इकोलॉजी में भी ये पढ़ना है, ठीक है, तो छोड़ देते।
हो गया। नेक्स्ट है एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट। नेक्स्ट टॉपिक है एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट। 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 देखिए तीन तरह का एलिमिनेशन हो रहा है। अमोनिया, क्या हो गया भाई, अमोनोटेलिक्स। अमोनोटेलिक्स, ठीक है, अमोनोटेलिक्स उसे हम लोग कहते हैं, एक ये लोग अमोनोटेलिक्स। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अगर अमोनिया को एक्सक्रीट आउट कर रहा है तो ई डबल एम, ठीक है, अमोनिया को एक्सक्रीट आउट कर रहा है तो अमोनोटेलिक्स हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या हो गए कि एग्जाम्पल जितने भी बोनी फिशेज है, ठीक है, साथ ही साथ एक्वेटिक एम्फीबियंस, बोनीफिश, बोनीफिश, एक्वेटिक एम्फीबियंस, एक्वेटिक एम्फीबियंस जैसे टैडपोल हो गया, वो एक्वेटिक एम्फीबियन में आता है, ठीक है। वो क्या हो गया, वो एक्सक्रीट आउट क्या कर रहा है, अमोनिया कर रहा है। फिर एक्वेटिक रेप्टाइल्स, एक्वेटिक रेप्टाइल्स मतलब मेनली जो पानी में है, क्योंकि भाई इसके रिमूवल में क्या होता है, बहुत ज्यादा पानी लगेगा। नेक्स्ट क्या है, यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक क्या हो गया, यूरिया का एक्सक्रीशन कर रहा है, सॉरी उल्टा लिख रहे हैं ना, यूरिया का एक्सक्रीशन कर रहा है तो उसे हम लोग क्या कह रहे हैं, यूरियोटेलिक्स बोल रहे हैं। यूरियोटेलिक्स मेनली क्या होते हैं, जो टेरेस्ट्रियल लैंड पे रहते हैं। साथ ही साथ हम कह सकते हैं जो कार्टिलेजिनस फिशेस होते हैं वो यूरियोटेलिक्स होते हैं, ठीक है, वो यूरिया का एक्सक्रीशन करते हैं। एग्जाम्पल कार्टिलेजिनस फिशेस, मैमल्स हो गए, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, mammals, terrestrial amphibians, amphibians, terrestrial amphibians। साथ ही साथ और क्या होगा, तो हम कह सकते हैं कि मरीन फिश ये सब एक्सक्रीट कर रहा है क्या चीज, यूरिया को। अब लेकिन यूरिया का हम कहते हैं कंप्लीट एक्सक्रीशन नहीं होता है, हम लिख सकते हैं इन दीज एनिमल्स यूरिया is not completely excreted, not completely excreted, लेकिन रिटेन कर लिया जाता है एज एन ऑस्मोलाइट, ताकि वो ऑस्मो रेगुलेटरी कर सके अपने बॉडी का, या ऑस्मो रेगुलेशन कर सके। इन दीज एनिमल्स यूरिया इज नॉट completely excreted but is retained in some amount
in the kidneys for as an osmolyte, as an osmolyte, ठीक है, osmolyte के रूप में रख लिया जाता है। हो गया। देखिए, यूरिया से रिलेटेड यूरियोटेलिक है, तो बॉडी में बनता अमोनिया ही है, लेकिन वो यूरिया में कन्वर्ट होता है लिवर में जाके थ्रू ऑर्निथीन साइकिल और यूरिया साइकिल हम लोग उसे कहते हैं, या इसी को दो साइंटिस्ट थे क्रेब्स हैंसलिट साइकिल भी कहते हैं। तो इसी से रिलेटेड पढ़ना है हमको ऑर्निथीन साइकिल। फिर लास्टली हम पढ़ेंगे यूरिकोटेलिक। मिटा रहे नीचे उसी में पॉइंट देके लिखेगा, यूरिया is produced in the liver by urea cycle or ornithine cycle, अब हेडिंग बनाइएगा ऑर्निथीन साइकिल। इसको ऑल्सो टर्म्ड एज Krebs-Hanslett cycle, Krebs-Hanslett cycle। Hanslett cycle, Krebs-Hanslett cycle। HEN, Hanslett cycle। इस साइकिल में क्या क्या चीजें लग रही हैं, तो देखिए इस साइकिल में 2 मॉलिक्यूल अमोनिया लगता है, 1 CO2 लगता है और 3 ATP मॉलिक्यूल लगता है, 1 मॉलिक्यूल यूरिया का प्रोडक्शन में। देखेंगे इन दिस साइकिल 2 molecules of NH3 ammonia, 1 molecule of CO2, molecule of CO2 and 3 ATP are consumed to produce 1 molecule of यूरिया। एंड आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, यूरिया इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड टू बी सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी। दैट इज, वो किससे हुआ था? अमोनियम साइनेट से, जो कि रीअरेंज करके बनाता है। यहाँ तक हो गया, हो जाएगा तो बोलिएगा।
हो गया। अब थोड़ा साइकिल को देख लेते हैं हम लोग कि कैसा है और निथिन साइकिल क्या क्या चीजें हो रही हैं उसमें। दो इसमें ऑर्गेनेल चाहिए होता है, दो ऑर्गेनेल मतलब दो साइट है जहां पे हो रहा है, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा हम कहते हैं लीवर में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और साइटोप्लाज्म के अंदर लीवर सेल्स में। ठीक है, इसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, ऊपर वाला जो साइड है वो क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रियल साइड हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ठीक है, नीचे वाला जो हो गया वो साइटोप्लाज्म हो गया। स्टार्ट होता है अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड से, NH3 प्लस CO2। यहां पे 2 ATP लगेंगे और ये बनाएगा कार्बामिल फॉस्फेट, कार्बामिल फॉस्फेट, फॉस्फेट। यहां पे क्या लगेगा, CP कार्बामिल फॉस्फेट सिंथेटेज, सिंथेटेज, कार्बामिल फॉस्फेट सिंथेटेज, और 2 ATP इसमें कंज्यूम हो जाता है। 2 ATP, it broken down into 2 ADP plus 2 phosphate। ठीक है, फिर दूसरा जो एंजाइम है, ठीक है, पहला जो एंजाइम था वो ये है CP सिंथेटेज। फिर कार्बामिल फॉस्फेट जो है वो ऑर्निथिन कार्बामिल ट्रांसफरेज जो एंजाइम के केस में वहां फॉस्फेट रिलीज होता है। ठीक है, ऑर्निथिन कार्बामिल फॉस्फेट ये सेकंड एंजाइम है, ऑर्निथिन कार्बामिल transferase and it releases a phosphate। ठीक है, and then it changes into citrulline। ये किस में बदला, सिट्रुलीन में बदल जाता है, रुक जाइएगा। It changes into सिट्रुलीन, ये सिट्रुलीन में बदल गया, सिट्रुलीन में। ये सिट्रुलीन में चेंज हो गया। ठीक है, मतलब ये इसके बाद ये सिट्रुलीन तक कहां बना, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बना। उसके बाद ये कहां जा रहा है, तो उसके बाद ये आ जाता है साइटोप्लाज्म में और ये आर्जिनोसक्सिनिक एसिड में चेंज हो जाता है। आर्जिनोसक्सिनिक एसिड, आर्जिनोसक्सिनिक एसिड, सिट्रुलीन से क्या होगा, सिट्रुलीन में एस्पार्टिक एसिड जुटेगा और यहाँ एक ATP लगेगा, एस्पार्टिक एसिड, and the enzyme arginोसक्सिनिक सिंथेटेज। ये टूटेगा डायरेक्टली AMP प्लस PPI, 2 फॉस्फेट में। यहाँ थर्ड एंजाइम लगेगा
आर्जिनो सक्सिनिक सिंथेटेज ये एंजाइम, एंड इट चेंजेस इनटू आर्जिनो सक्सिनिक एसिड। मतलब याद रखना है कि किससे क्या चीज बन रहा है, बस ये दोनों कंबाइन किया, कार्बामेल फॉस्फेट बनाया, वो सिट्रुलिन आर्जिनो सक्सिनिक एसिड बनाएगा, और यहां से क्या होगा, यहां से आर्जिनो सक्सिनेज जो एंजाइम के प्रेजेंस में, ये किसमें चेंज हो गया, आर्जिनिन में, ठीक है। यहां पे कौन सा एंजाइम लगेगा, आर्जिनो सक्सिनेज, फोर्थ एंजाइम आर्जिनो सक्सिनेज, और यहां से बाहर आ जाता है फ्यूमेरिक एसिड, बाहर चला गया, ये फोर्थ एंजाइम था, और ये क्या बना दिया, आर्जिनिन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और लास्टली आर्जिनिन किस में कन्वर्ट होता है, आर्जिनेज के प्रेजेंस में, ऑर्निथीन में। ये ऑर्निथीन में, ठीक है। और ऑर्निथीन जो है वो कहाँ इस साइकिल को ज्वाइन कर लेगा, यहाँ पे, मतलब ऑर्निथीन के साथ ही ये कंबाइन करता है कार्बामिल ट्रांसफरेज, और ये क्या करेगा, सिट्रुलिन में बदलता है। तो ये साइकिल चल रहा है, इसमें ये बाहर से कंटिन्यूअस इनपुट हो रहा है इसका, तभी ये क्या हो रहा है, ऑर्निथीन साइकिल के थ्रू यूरिया का प्रोडक्शन होता है। यहाँ फिफ्थ नंबर एंजाइम आर्जिनेज होगा, और यहां से आर्जिनिन से यूरिया क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, ठीक है। इसके लिए क्या चाहिए, वाटर। ये हमारा ऑर्निथीन हो गया, ठीक है, जो ज्वाइन कर लेगा ये साइकिल को। यही जो साइकिल है यही है ऑर्निथीन साइकिल। मतलब इसमें क्या क्या हो गया, ऑर्निथीन ये साइकिल कंप्लीट चल रहा है, ठीक है, जिससे यूरिया बाहर आना है। लेकिन यूरिया कब बाहर आएगा, जब यहाँ से ये NH3 और CO2 उसको मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इस पहले ही स्टेप पे क्या होता है, ये ज्वाइन करता है साइकिल को। बनाइए तो उसको, समझ में आया सबको। बनाइए तो। सर सर
फ्यूमेरिक एसिड के ऊपर लिखे है आर्जिनोसक्सिनेज, आर्जिनोसक्सिनेज। अब इधर आओ, इधर आओ। हो गया? दो मिनट और दे रहे, जल्दी लिखिए जिसका नहीं हुआ। हो गया? तो ये हमारा यूरियोटेलिक में यूरिया कैसे बनता है और नीथीन साइकिल के थ्रू, ये हम लोगों ने देख लिया है। ये कहाँ हो रहा है? लिवर सेल में हो रहा है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद से है, नेक्स्ट था कौन सा? यूरिक, यूरिक एसिड निकाल रहा है, तो उसे हम लोग क्या कह रहे हैं? यूरिकोटेलिक कह रहे हैं, यूरिकोटेलिक कह रहे हैं। जिसमें क्या हो गया, जो टेरेस्ट्रियल, जिसको वाटर कंजर्वेशन करना है, जैसे कि रेप्टाइल्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, रेप्टाइल्स, बर्ड्स हो गए, ये क्या है भाई? तो यूरिक एसिड को निकालेगा। लैंड स्नेल, इंसेक्ट, लैंड स्नेल, इंसेक्ट, इंसेक्ट, क्रोकोडाइल जो होते हैं, क्रोकोडाइल में नॉर्मली क्या निकालते हैं? यूरिक एसिड निकालते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये अमोनिया भी निकालते हैं। ये तो मेन हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया। कुछ अदर एक्सक्रीटरी वेस्ट भी निकलता है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म डिफरेंट तरह के एक्सक्रीटरी वेस्ट को निकालते हैं। लिखिएगा अदर एक्सक्रीटरी वेस्ट, अदर एक्सक्रीटरी वेस्ट। अदर एक्सक्रीटरी वेस्ट, इसमें सबसे पहला है TMAO, ट्राई मिथाइल एमिनो ऑक्साइड। फर्स्ट लिख लेते हैं, ट्राई मिथाइल एमिनो या एमीन ऑक्साइड, ट्राइमिथाइल एमीन ऑक्साइड, दैट इज TMAO। देखिएगा
some animals convert the ammonia convert the ammonia into non-toxic TMAO and excrete it। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, हम लोगों ने अभी देखा, लेकिन हाँ एग्जाम्पल में मरीन बोनीफिश मरीन मोलस्कन्स एंड crustaceans, marine bonyfish, molluscans and crustaceans। ठीक है, ये क्या हो गया, एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं। इसका टिपिकल फिशी स्मेल होता है, इट हैज टिपिकल फिशी स्मेल। या नेक्स्ट है सेकंड, गुआनीन। नेक्स्ट है गुआनीन। गुआनीन है क्या भाई, तो हम देखते हैं स्पाइडर्स के केस में कि वो स्पाइडर्स अमोनिया को एक नॉन टॉक्सिक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस या क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर में चेंज कर देता है, जिसे हम लोग गुआनीन कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर यूरिक एसिड जैसा ही होता है। एक्चुअली इट इज अ एडेप्टेशन फॉर वाटर कंजर्वेशन, कि वाटर को कंजर्व कर सके। देखिएगा, स्पाइडर्स कन्वर्ट अमोनिया spiders convert ammonia into guanine and then excrete it excrete it its structure is same as that of uric acid as that of uric acid and is in crystal form. It is an adaptation for water conservation. It is an adaptation for water conservation. देखिए यहाँ तो
हो गया। नेक्स्ट है एलेंटोनिन, थर्ड। सर नीचे का नहीं मिटाइए। एलेंटोनिन, देखिए मैमल्स क्या करते हैं, मैमल्स ज्यादातर मैमल्स प्यूरिन और पिरिमिडीन दोनों को क्या करते हैं, एलेंटोनिन में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। ह्यूमन के केस में प्यूरिन जो है वो यूरिक एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और पिरिमिडीन जो है वो एलानिन और आइसोब्यूटारिक एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, देन एक्सक्रीट आउट होता है। प्यूरिन एंड पिरिमिडीन दोनों क्या हो गया, नाइट्रोजिनस, हम कह सकते हैं बेसेस होते हैं। लिखिएगा इसमें, मेजोरिटी of mammals convert purines and pyrimidines into allantonin and then excrete it। उसको फिर क्या करेंगे, एक्सक्रीट करेंगे। लेकिन आप देखो यहाँ पे कि ह्यूमन के केस में, इन ह्यूमन प्यूरिन्स आर excreted in the form of uric acid and pyrimidines in the form of alanine and isobutyric acid। isobutyric acid। हो गया एलेंटोनिन। नेक्स्ट है हिप्यूरिक एसिड। नेक्स्ट है, फोर्थ है हिप्यूरिक एसिड। मैमल्स के केस में बेंजोइक एसिड जो है वो हिप्यूरिक एसिड के फॉर्म में ही रिलीज होता है। बेंजोइक एसिड कंबाइन करता है ग्लाइसिन के साथ और हिप्यूरिक एसिड के रूप में होता है। लेकिन बर्ड्स में बेंजोइक एसिड जो है वो ऑर्निथीन के साथ कंबाइन करके ऑर्निथ्यूरिक एसिड बनाता है और एक्सक्रीट आउट होता है। तो हिप्यूरिक एसिड मैमल्स में ही एक्सक्रीट आउट होता है। मतलब किसके एक्सक्रीट करने का जरिया है हिप्यूरिक एसिड, तो बेंजोइक एसिड के। हम लिख सकते हैं mammals in mammals benzoic acid is excreted out, benzoic acid is excreted out in the form of hippuric acid, hippuric acid, in the form of hippuric acid, in the form of hippuric acid।
बेंजोइक एसिड कंबाइन कर जाएगा किसके साथ, तो वो कंबाइन कर जाएगा ग्लाइसिन एमिनो एसिड के साथ, ग्लाइसिन के साथ, और बना लेगा क्या, हिप्प्यूरिक एसिड। वहीं पे हम लिखेंगे इन बर्ड्स बेंजोइक एसिड is excreted in the form of benzoic acid is excreted in the form of ornithuric acid। ठीक है, क्यों भाई, क्योंकि बेंजोइक एसिड बर्ड्स के केस में ग्लाइसिन के साथ नहीं कंबाइन करेगा, वो ऑर्निथीन के साथ कंबाइन करता है, और ऑर्निथीन के साथ कंबाइन करके ऑर्निथ्यूरिक एसिड बनाता है। ठीक है, ये हमारा हिप्प्यूरिक एसिड हो गया। फिर आगे गेले धकेलते हो गया। नेक्स्ट है क्रिएटिन। क्रिएटिन नॉर्मल इंडिविजुअल में एब्सेंट होता है, बेबीज में पाया जाता है। ठीक है, न्यूबॉर्न बेबीज में, प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग फीमेल्स में ही ये क्रिएटिन प्रेजेंट होता है यूरिन में। नॉर्मली ये क्रिएटिन एब्सेंट होता है। क्रिएटिन का प्रोडक्शन भी लिवर में होता है, एमिनो एसिड से बनता है। देखेंगे इन नॉर्मल यूरिन it is absent, but in infants pregnant and lactating females urine contains creatine। क्रिएटिन किस चीज से बन रहा है, तो नॉर्मली ये एमिनो एसिड से बनता है लिवर में। क्रिएटिन इज formed from the amino acids in the liver। ठीक है। नेक्स्ट है सिक्स्थ क्रिएटिनिन। ये प्रेजेंट, देखो कंफ्यूजन होता है कई बार। क्रिएटिन का डिग्रेडेशन प्रोडक्ट होता है या मेटाबॉलिक डाउन प्रोडक्ट होता है क्या क्रिएटिनिन। मतलब नॉर्मली मसल्स में क्रिएटिनिन बनता है, क्रिएटिनिन यूरिन में पाया जाता है नॉर्मल यूरिन में, लेकिन क्रिएटिन नहीं पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। क्रिएटिनिन is the breakdown product of creatine। ये कहां बनता है, मसल्स में। इट इज फॉर्म्ड इन द मसल्स फ्रॉम high energy
कंपाउंड, हाई एनर्जी कंपाउंड क्रिएटिनिन फॉस्फेट, क्रिएटिनिन फॉस्फेट, क्रिएटिनिन फॉस्फेट, ये यूरिन के साथ बाहर निकलता है। Full stop. It is excreted out along with यूरिन। ठीक है, यूरिन के साथ ये बाहर आ जाता है। देखिए तो हो गया। ये हमारा कौन कौन सा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकल रहा है ये हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, इसके बाद से देखिए इसके बाद से आप देखो कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन एनिमल्स, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन एनिमल्स, इन एनिमल्स। ठीक है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन एनिमल्स, एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो गया। ठीक है, किसमें कौन सा होता है उसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है, डाइवर्सिटी में भी पढ़ा है। ठीक है, डाइवर्सिटी में हम लोग ने सबसे पहला जो ऑर्गन पढ़ा था दैट विल बी, दैट इज प्रोटोनेफ्रिडिया, प्रोटोनेफ्रिडिया। ठीक है, इसे हम लोग फ्लेम सेल्स भी कहते हैं, फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स हमको किस में देखने को मिलता है, तो प्लैटीहेल्मिन्थ्स के केस में, प्लैटीहेल्मिन्थ्स के केस में। ठीक है, और किस में हमको देखने को मिलेगा, हमको रोटिफर्स के केस में, रोटिफर्स के केस में, फिर सिफेलोकॉर्डेट्स के केस में, सिफेलोकॉर्डेट के केस में, सिफेलोकॉर्डेट्स के केस में। दूसरा, इसी के बाद से एडवांस थोड़ा हो गया, नेफ्रीडिया बन गया, प्रोटो से हट गया, प्रोटो मतलब प्रिमिटिव, नेफ्रीडिया है, ये हमको किसके केस में मिल रहा है, एनेलिड्स के केस में। एनेलिड्स धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसी का ट्यूबुलर जो अरेंजमेंट है उसी का इवोल्यूशन हो रहा है। उससे ज्यादा इवॉल्व हुआ तो क्या बनाया, मालपिगियन ट्यूब्यूल्स, मालपिगियन ट्यूब्यूल्स। ठीक है, ये हमको किस में देखने को मिलेगा, इंसेक्ट्स में, कॉकरोच में हम लोग ने देखा, इंसेक्ट्स जैसे कि कॉकरोच। फिर इसके बाद से क्या था, ग्रीन ग्लैंड्स, ग्रीन ग्लैंड्स, और इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, एंटीनल, एंटीनल ग्लैंड्स। ये हमको देखने को किसमें मिल रहा है, क्रस्टेशियंस में, क्रस्टेशियंस।
ठीक है। और लास्टली हम किडनीज देखते हैं, जितने भी वर्टिब्रेट्स में होते हैं उसमें क्या होता है, किडनीज होता है। ऑल वर्टिब्रेट्स, ऑल वर्टिब्रेट्स। ठीक है। ये धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ है एक्सक्रीटरी ऑर्गन का। हमको पढ़ना है ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, हमको पढ़ना है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया पूरे चैप्टर का कि कौन कौन सा प्रोडक्ट है, क्या है, किसमें क्या निकल रहा है। लेकिन हमको मेनली जो पढ़ना है वो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम से पढ़ना है, जो अभी हमारा चैप्टर है। ठीक है। इससे पहले वाले पॉइंट से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि इसमें कौन सा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा, क्या क्या, वो सब तरह का। तो यहां तक क्लियर है सबको? चलिए, तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम हम लोग कल करेंगे। ठीक है, जिनका भी हो गया है ये लिख लीजिए और लीव कर दीजिएगा। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कल करेंगे हम लोग।